बने हैं और पूछे गए हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे 15 क्वेश्चन आता है इस तरह से, आप जानते हैं, और वन लाइनर की तरह, और कुछ जो है पूरी तरह से पेडागॉजी बेस्ड है। वैसे फ़िलहाल हम पूरी तरह से पेडागॉजी की बातें करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को और आंसर्स को समझते हुए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज लर्नर्स इवोल्यूटेड द एक्यूरेसी ऑफ देयर लैंग्वेज इज़ यूज। कह रहा है कि किस प्रकार से लैंग्वेज लर्नर जो भाषा अधिगम करता है वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो पूरी तरह से सही तरीके से लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन है इनपुट हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। जहाँ पर देखिए ये जो है स्टीफन क्रेशन के द्वारा जो दिया गया है वो सिद्धांत है। तो हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं जहाँ पर लर्नर्स ये ज्ञात कर सकें, मॉनिटर कर सकें कि हम लैंग्वेज को किस तरह से इवोल्यूट कर रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी देख सकें। उसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना, जैसे हम अपने जितना भी पढ़ लेते हैं उसका प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हम कितना सीख चुके हैं और हमें कितना सीखना अभी बाकी है। तो पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि जो है आपका माइंड बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपका कॉग्निटिव थिंकिंग कर रहा हो ना, तर्क वितर्क कर रहा हो, जहाँ पे आपका दिमाग पूरी तरह से मंथन कर रहा हो, ठीक है, मन में पूरी तरह से समालोचनात्मक चिंतन चल रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव किसी पहलू को लेकर चल रहा है, पूरी तरह से आप खोज रहे हैं किसी चीज़ को, पूरी तरह से मंथन कर रहे हैं। अब तक आज से जितने साल आप पढ़े हैं उतने सालों में अगर जैसे ये होता है एग्ज़ाम के टाइम में कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं याद आ रहा है और हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो हम पूरा जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं पूरी तरह से ढूंढते हैं, माइंड में मंथन करते हैं कि ये इसका क्या आंसर हो सकता है। वही बात है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन। तो जो दिमाग का मंथन है वो किस में हेल्प करता है। ऑप्शन है जनरेटिंग क्रिएटिव आइडिया बनाने के लिए, सही बात है। स्ट्रेसिंग द ब्रेन थकता नहीं है कभी, हम मान लेते हैं कि ब्रेन थक गया है। जनरेटिंग क्वेरीज की बात यहाँ पूछा है नहीं। गिविंग फीडबैक देने का काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माइंड को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है या स्टॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है ना। माइंड में जो आपके तूफान चल रहे हैं, मतलब कि विचारों का, वो तो इसमें क्रिएटिव आइडिया, जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा निकल के आएगा उसमें। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसी वजह से बढ़िया ऑप्शन है। अ मेथड विच बिल्ड द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन इज, यानी कि वो मेथड कौन सा है जिसके द्वारा हम एक्शन को करते हैं, उससे हमारी जो एक्टिविटी है वो सुधरती है। कोऑर्डिनेशन, बोलने और एक्शन करने में जो है वो कोऑर्डिनेशन बैठता है, वो क्या कहलाएगा। यानी कि आप गति भी कर रहे हैं, आप शारीरिक क्षमता भी, आपकी शारीरिक गतिविधि भी हो रही है और आप स्पीक भी कर रहे हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है या स्टोरी टेलिंग है, टास्क बेस्ड मेथड है या रोल प्लेइंग है। देखिए रोल प्लेइंग जो है उसमें आप अभिनय कर रहे हैं और बोल रहे हैं, ये बात सही है ना। क्योंकि अब देखिए रोल प्लेइंग में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक्सप्रेस भी कर रहे हैं आप खुद को ना, पूरी तरह से एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को बांट रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है रोल प्लेइंग। लेकिन स्पीच और एक्शन के लिए जहाँ पे कोऑर्डिनेशन बैठता है वहाँ रोल प्लेइंग ही सिर्फ सही नहीं है, टास्क बेस्ड मेथड या स्टोरी टेलिंग। देखिए जहाँ पे आप एक्शन भी करें, बोलें भी और उसका कोऑर्डिनेशन बैठे, मतलब बिल्ड करे, बने, तो वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। तीसरे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग के लिए आपको एक्शन की। चौथा क्वेश्चन है कि विच मेथड हेल्प्स द स्टूडेंट टू डेवलप देयर स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की क्षमता किस मेथड से बढ़िया होती है, यानी कि बात करने की, वाद विवाद, लोगों के सामने अपनी बात रखने की, बेसिकली ना, कि हम आप बात कर सकें किसी भी टॉपिक पे। तो वो क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में है, कम्युनिकेटिव
अप्रोच में है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में है। तो देखिए आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, जहाँ पे बात कम्युनिकेट करने की बात हो रही है, बात करने की, बोलने की बात हो रही है, वो कौन सी है? कम्युनिकेटिव अप्रोच है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है 5वां कि रीडिंग स्केल स्कैनिंग इज अ, स्कैनिंग क्या है बेसिकली, ठीक है। इन, यहाँ पे इन और रीडिंग होगा, ठीक है। स्कैनिंग क्या है बेसिकली पूछा जा रहा है कि स्कैनिंग क्या है। एक स्कीमिंग होता है, एक स्कैनिंग होता है। तो यहाँ पे स्कैनिंग पूछा जा रहा है, स्कैनिंग क्या है। इसमें जो है आपके सभी, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस कोशिश की है मैंने कि मैं उन क्वेश्चन को इन्वॉल्व करूं जो आपके कन्फ्यूजन को क्रिएट करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, जो फंस जाते हैं, कितना भी रिवाइज कर लिया जाए, वो मैंने कोशिश करी है उन क्वेश्चंस को लिया जाए। स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर स्टडिंग द 4 लैंग्वेज स्किल, स्कैनिंग ये है कि हम 4 भाषाओं को, भाषा कौशल को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। टू समराइज दैन टेक्स्ट एंड टू गेट इट्स मेन आइडिया, यानी कि हम पूरी तरह से उस समराइज करने के लिए टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, उसमें मेन आइडिया जो एक मुख्य जो ज़रूरत है, मुख्य जो हम हमारे मेन आइडिया एक लगा रहे हैं कि पूरी कहानी पढ़ रहे हैं और हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि इसका बेस क्या है, इसका मूल अर्थ क्या है ना, हम लास्ट में अपनी भाषा में कहानी जब बोल देते हैं वो। अ रीडिंग टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट, कोई एक मुख्य स्पेशल कोई फैक्ट ढूंढने के लिए जो बात होती है वो स्कैनिंग की ही होती है। जब एक पूरे न्यूज़पेपर में आप सिर्फ हेल्दी होने का क्या राज है उस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं एक क्या हो कि हम मोटे से पतले हो जाएं या पतले से मोटे हो जाएं, वो फिलहाल तो वो एक स्पेसिफिक फैक्ट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं ना। तो बिल्कुल ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूरी तरह से समराइज की बात हो रही है जो दूसरे ऑप्शन में भी ना, यहाँ पे कि जो पूरी तरह से समराइज हो रहा है टेक्स्ट और उसका मेन आइडिया, तो ये स्कीमिंग होता है। इट इज़ composed of integrated and rule governed symbol system. It is also social and uniquely human means of representing, exploring and communication meaning. What is it? पूछा जा रहा है कि जहाँ पे रूल गवर्न सिंबल सिस्टम हो, ठीक है, और ये इंटीग्रेट कर रहे हों सोशल, सामाजिक तौर पर, ठीक है, और एक नए तरीके से भी ह्यूमन मीन्स, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग को और कम्युनिकेशन को भी। तो ये क्या कहलाएगा? एजुकेशन, लैंग्वेज, लर्निंग या प्रिंसिपल। देखिए छठे के सही क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो ये क्या है, जहाँ पे आप ये पूरी तरह से रूल गवर्नड है, तो एजुकेशन तो हो सकता है, लेकिन अगर हम सोशल और यूनिक की बात करें तो ये हर क्षेत्र में अलग अलग नहीं होगा ना एजुकेशन। और रिप्रेजेंटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड कम्युनिकेटिव, तो जरूरी नहीं कि एजुकेशन में बच्चा कम्युनिकेट करे ना। लर्निंग प्रिंसिपल सबसे बढ़िया यहाँ पे हो जाएगा कि भाषा। लैंग्वेज ऐसी एक चीज़ है जो रूल गवर्नड है, पूरी तरह से नियम कानून से बनी है, जिसको सीखना है सही है। हाँ, उसके तरीके नियम कानून से नहीं सीखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें व्याकरण है लैंग्वेज सीखने में ना। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि हम अर्जन से सीख रहे हैं या अधिगम से सीख रहे हैं, वो सीखने का तरीका अलग अलग है, ठीक ना। तो लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगा जो सोशल और एक यूनिक है, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग है, और ये हमारी बात को रिप्रेजेंट करता है, हमें एक्सप्लोर करता है, हम अपनी बात को रख पाते हैं, और कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का एक माध्यम है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन अप्रोच टेलस, ठीक है, व्हाट टू, जैसे उपागम क्या बताता है हमें, उपागम है ना, हिंदी में उपागम उसी का है कि क्या है उपागम। जो एक तरह से हम उपागम को कह सकते हैं कि सिद्धांत है ना, सिद्धांत है, वो हमें जो बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं, वो सिद्धांत हमें क्या बताते हैं। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है।
होम टू टीच किसको पढ़ाना है, वेयर टू टीच कहाँ पढ़ाना है। तो देखिए अगर 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे आप, तो हाउ टू टीच तो आप प्रैक्टिस से भी सीख सकते हैं, लेकिन व्हाट टू टीच कि किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये पता चलता है एक उपागम से या एक सिद्धांत से कि जो भी हम पेडागॉजी में पढ़ते हैं तो उससे ये पता चले कि हमें पढ़ाना क्या है, व्हाट टू टीच। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम उपागम जो है प्रोसेस जो है प्रक्रिया जो है वो असेसमेंट, इनमें जो असेसमेंट होता है यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, सबमेसिव असेसमेंट होता है, एक तरह से आकलन आप कहें ना। तो उसका पर्पस क्या है, आकलन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। आकलन आप समझ रहे हैं ना, असेसमेंट जहाँ पे हम बच्चों की जांच करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। अब इनके भी कई प्रकार होते हैं असेसमेंट के भी। तो क्या उद्देश्य है, प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उनको इंफॉर्मेशन दे के आप क्या करेंगे ना, ये तो कुछ हुआ नहीं। डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टीचिंग, टीचिंग में वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं बल्कि बच्चों में स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है। फाइंड एरर एंड डू करेक्शन, मतलब कि गलतियों को पहचानें और उनका सुधार करें। तो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट का मेन मतलब ये हो जाता है कि हम फीडबैक बच्चों को देते हैं। हमेशा फीडबैक गलत नहीं होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा कि हम बच्चों को फीडबैक देते हैं। परीक्षाएं तो इसीलिए यानी कि आकलन तो इसीलिए किया जाता है ना कि हम बच्चों को बता पाएँ कि बच्चों ने पहले से कितना सीखा है या कितना कमज़ोर हुआ है बच्चा पहले से, कितना सही तरीके से किस नियम कानून से या किस विधि से बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फीडबैक हम प्रदान करते हैं। 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन स्टेज, यानी कि बच्चा जब एक्विजिशन करता है लैंग्वेज को यानी कि अर्जन करता है, तो अर्जन आप जानते हैं अर्जन क्या है। अर्जन हम एक्विजिशन ऐसा शब्द है, ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम बिना किसी नियम कानून के, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के हम चीज़ों को सीख लेते हैं। बातों बातों में अपने परिवार में रह के, अपने आस पास पड़ोस उनके व्यवहार से सीख लेते हैं ना। तो वो क्या है, जैसे बच्चा कैसे सीखता है कर्जन में, पहले क्या करता है, बबलिंग करता है। बबलिंग मतलब कि उसी तरह बड़बड़ाना जो समझ में ना आए, कुछ भी कहना ना, बबलिंग करता है। कूइंग यानी कि बस थोड़ा सा भूख लगे प्यास लगे तो बच्चा थोड़ा सा रोता है या हाथ पैर फेंकता है ना, ये कूइंग हो गया, अजीब आवाज़ें निकालना थोड़ी अलग तरीके से। द वन वर्ड स्टेज, फिर एक शब्द बोलता है बच्चा। फिर टेलीग्राफिक स्पीच, तोड़ मोड़ के बच्चा बोलता है ना, वाक्य सेंटेंस अच्छे से बना नहीं पाता। एंड द टू वर्ड स्टेज, उसके बाद बच्चा क्या करता है, दो शब्द बोलता है। सही है ना कि ये तो सही हो सकता है। पहले बबलिंग तो होती है, बच्चा पूरी तरह से ऐसी भाषा नहीं बोलता जो टीचर्स नहीं, परिवार को समझ में आ जाए या किसी को, सिर्फ माँ के अलावा बहुत कम लोग समझ पाते हैं बच्चे की बात। तो कोइंग होती है, सही है। बबलिंग नहीं तो बबलिंग पहले होगा, कोइंग नहीं होगा। यहाँ पे भी कोइंग है, यहाँ पे भी कोइंग है, तो पहले बबलिंग होता है ना, पहले वो भाषा बच्चा बोलता है जो समझ में नहीं आता किसी को भी ना। कोइंग करता है, फिर हाँ हूँ ऐसे करके बच्चा बोलता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 9वें का। पहले बबलिंग होगी, फिर कोइंग, फिर वन वर्ड पहला एक, फिर उसके बाद एक पहला शब्द बच्चा बोलेगा पापा मम्मी बुआ, इस तरह से। फिर टेलीग्राफी एक स्पीच बोलेगा, पापा पानी मम्मी खाना, कुछ ऐसे करके ना जिसका कुछ। तो उसके बाद 2 वर्ड बच्चा मिला के बोलेगा, जैसे अभी आपको बताया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। द मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को सिखाने का जो मेथड है, दैट फोकसेस ऑन द बिलीव, जो विश्वास पर फोकस करता है, दैट द फ्लुएंट यूज लैंग्वेज माइट डेवलप विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रीडिंग ओरल स्किल्स। कह रहा है कि वो कौन सा मेथड है भाषा शिक्षण का जो ये बताता है कि आप भाषा को
बहुत अच्छे तब सीख सकते हैं जब आप पूरी तरह से क्या करें, प्रैक्टिस करें उस ओरल स्किल को, मौखिक भाषा को, मौखिक कौशल को जो है आप उसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। मतलब पूरा मतलब है कि प्रैक्टिस से चीज़ें आएँ आपको। तो क्या है, द आइडियल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स या कॉम्पिटेंसी, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच, यहाँ पे अप्रोच है। तो 10th के सही क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो ये द आइडियल मेथड है। क्या है, द आइडियल मेथड है, जहाँ पे प्रैक्टिस रिपीटेटिंग की बात आए ना, अगर क्वेश्चन में आए तब तो उसके हिसाब से ही आपको ऑप्शन चूज करना है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जहाँ पे बच्चा सीखने में दिक्कत महसूस कर रहा है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अचीवमेंट टेस्टिंग के द्वारा, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, या वीकली टेस्टिंग, या हफ्ते हफ्ते में हम बच्चे का टेस्ट लें। देखिए 11 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो जहाँ पर हम डिफ़िकल्टीज़ को, जहाँ पे हम अधिगम में दिक्कत को पहचानते हैं, लोकेट करते हैं, वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन है कि इन अ क्लासरूम, एक कक्षा में, एक क्लासरूम में अ टीचर हैड डिस्प्लेड चार्ट को दिखाती है, एंड ड्राइंग को दिखाती है ऑन द वॉल, किस पे, दीवार पर। प्लेस्ड लर्नर वर्क ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ताकि बुलेटिन बोर्ड आप जानते हैं जहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट थियरीज होती हैं उनको लिखी जाती हैं। अब कुछ बच्चे बुलेटिन बोर्ड खुद से बनाते हैं स्कूल में। तो बुलेटिन बोर्ड लेबल्ड वेरियस क्लासरूम ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश एंड लर्नर होम लैंग्वेज द टीचर हैज सेट एंड एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाया गया दीवार पे किसके, चार्ट और ड्राइंग के माध्यम से, और उनको अलग अलग क्लासरूम के ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको लेबल किया गया इंग्लिश में। अब इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अपने होम लैंग्वेज को किस तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। इनपुट रिच इन्वायरमेंट, लैंग्वेज कंपोजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। एक्विजिशन यहाँ पे हो नहीं रहा है और कंपोजिशन भी नहीं हो रहा है, कंप्रीहेंशन की बात ही गई। तो एक इनपुट रिच इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिससे बच्चे को लगे कि ये क्या है, हमारे आसपास पड़ोस में बोली जा रही है। बच्चा जब भी आएगा बुलेटिन बोर्ड में देखेगा, उसको लेबल करेगा, तो वह एक जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है टीचर के द्वारा, जैसे बच्चा उसको अच्छे से सीख पाए। विच अप्रोच टू राइटिंग गुड हेल्प लर्नर टू डेवलप इंडिपेंडेंस राइटिंग स्किल बाई फॉलोइंग स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है कि एक अच्छी राइटिंग के लिए इंडिपेंडेंस राइटिंग स्किल हम कर सकते हैं, मतलब फ्री लिखना, अपने मन में जो आए उसको लिखना। ये स्टेट डेवलपमेंट की क्या कहलाती है, कौन सी अप्रोच है। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, डिक्टेशन ऑफ राइटिंग, पीस, नोट टेकिंग एंड समराइजिंग। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे प्रक्रिया उपागम है, प्रोसेस अप्रोच है। The language used in the playground, on the phone, or to interact socially with other people is part of। जहाँ पे दो लोग रेगुलर फ़ोन में बातें कर रहे हैं या किसी प्लेग्राउंड में बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो वो कौन सा पार्ट क्या कहलाएगा ना, वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, या कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, रिसोर्स कम्पेटेंसिव है, या ग्रुप डिस्कशन है। तो ग्रुप डिस्कशन जहाँ कई लोग हों वहाँ होता है, ये कम्पेटेंसिव की बात हो नहीं रही। प्रोफिशिएंसी वहाँ होती है, एडवांस यहाँ नहीं होगा, यहाँ एकेडमिक होगा, ठीक है ना। ये कैल्प का फुल फॉर्म हो जाएगा जब यहाँ पे एकेडमिक हो जाएगा तो, ठीक है। तो ये स्कूलों में या औपचारिक तरीके से ऑफिस में बोली जाने वाली भाषा, लेकिन जब दो लोग फ़ोन में बातें कर रहे हैं और आपस में सोशियली, सामाजिक तौर पर, तो ये ब्रिक्स हो जाएगा, ऐसा कम्युनिकेशन जो इंटरपर्सनल हो, दो लोगों में बातें हों, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एडवोकेट किस चीज़ की वकालत करती है।
क्लासिक लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, यानी कि स्कूलिंग के समय मदर टंग में पढ़ाना, या हिंदी एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, या हिंदी मीडियम से पढ़ाना, इंग्लिश एज मीडियम, तो इंग्लिश तो है नहीं। 3 ऑप्शंस बचे, 15 के सही ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो मदर टंग स्कूल के टाइम में आप स्कूलिंग यानी कि जब बच्चा 1 to 5 या 8 तक हो तो उसे मदर टंग में पढ़ाया जाए, तो बिल्कुल सही है। NAP इसी की वकालत करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, पहली भाषा जो हम अर्जन करके सीखते हैं उसके लिए क्या सही है। अर्जन मतलब कि बिना नियम कानून के और बिना ज़्यादा एफर्ट डाले हम चीज़ों को सीखते हैं। इट इज़ एक्वायर्ड नेचुरली, हम इसको प्राकृतिक तरीके से सीख लेते हैं, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन लेने पड़ते हैं, हम कॉन्शियस होकर चीज़ों को सीखते हैं, तो ये नेचुरल होती है। एक्विजिशन क्या है, नेचुरल होती है, हम आसपास पड़ोस में देखते घूमते टहलते सीख लेते हैं चीज़ों को या भाषा को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इज रिलेटेड टू, तो आपको पता है ZPD जो है वो वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है, ठीक है। किसके द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। तो आपको पता है जहाँ पे सामाजिक सोशल कल्चर की बात होगी वही सही होगा। तो क्या है, सोशल कल्चर थियोरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात वाइगोत्स्की करते नहीं है, साइकोलिटिकल थियोरी की बात नहीं करते, ये दोनों एक ही हो गया है। फिलहाल इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सोशियो कल्चरल थियोरी हो जाएगा, 17 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ निपुण भारत, निपुण भारत जो है उसका मिशन, इस मिशन का इज दैट द चाइल्ड मस्ट गेन प्रोफिशिएंसी, इसका ये मेन मुद्दा है कि जो बच्चा है वो प्रोफिशिएंसी को गेन करे, प्राप्त करे, किसमें, रीडिंग में और राइटिंग में। व्हेन द चाइल्ड, जब बच्चा कितने वर्ष का हो, जब बच्चा स्कूल में इंटर करे, जब क्लास 3 में पहुँचे, जब क्लास 6 में इंटर करे, या जब क्लास 8 में पहुँच जाए। 18 के सही अगर क्वेश्चन की बात कर ली जाए, जो सही क्वेश्चन हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा इसका फिलहाल वो हो जाएगा कि जब बच्चा क्लास 3 में पहुँचे तो वो अपनी प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर सके, खुद से खुद का जो है अवलोकन कर सके। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, सब भाषा में सबसे छोटी मीनिंगफुल साउंड क्या है, जिसका कुछ मतलब हो वैसा, उसको मॉर्फीम कहेंगे, सेमेंटिक्स कहेंगे, फोनेम कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे। तो 19 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये फोनीम है, सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट जो है वो फोनीम है। क्या है, फोनीम है, मॉर्फीम नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिंटैक्स वहाँ होता है जहाँ वाक्य की बात होती है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट या इस तरह से, तो सिंटैक्स वो हो जाएगा जहाँ पे पूरी तरह से हम नियम कानून यानी कि वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, मतलब इस तरह से पूरी तरह से स्ट्रक्चर के हिसाब से जहाँ पे पढ़ते हैं वो सिंटैक्स हो जाता है। फोनीम सबसे मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन है, द स्टेज व्हेन एन इन्फेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओपन वोवेल साउंड एट द एज ऑफ 2 or 3 मंथ्स इज, जब बच्चा 2 से 3 महीने का हो जाता है और वो क्या वोवेल साउंड बोलता है, उसे क्या कहेंगे, बबलिंग, कूइंग, वन वर्ड अल्टरेंस या मॉर्फीम कहेंगे। तो जब बच्चा वोवेल साउंड को कॉन्सोनेंट और वोवेल मिला के नहीं, सिर्फ वोवेल, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कूइंग। देखिए बबलिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बबलिंग जो होता है वो कोई वर्ड ही नहीं होता, बस वो एक संकेत होता है, एक साइन लैंग्वेज होता है उनका। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कूइंग। कबीर इज फ्लुएंट इन 6 डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि वो 6 भाषा अलग अलग पूरी अच्छे तरीके से फ्लुएंट तरीके से कबीर बोल लेता है। दिस लैंग्वेज एबिलिटी मेक्स हिम अ, ये जो योग्यता है भाषा सीखने की उसको क्या बनाती है, बाईलिंगुअल स्पीकर, वो जब 2 भाषा बोलेगा तब बाईलिंगुअल होगा, ये तो 6 है, ठीक है। तो पोलीगॉट या मोनोलिंगुअल स्पीकर या लिंग्विस्ट। देखिए अगर यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज होता तो बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अगर मल्टी लैंग्वेज नहीं है तो, ठीक है ना।
पियाजे स्टेट दैट फॉर द चाइल्ड एंड राउंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पियाजे के हिसाब से बच्चा जो सीखता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है। लैंग्वेज हैज़ नो रूल टू प्ले, यानी कि लैंग्वेज भाषा के पास कोई नियम नहीं है जिसको शुरू किया जाए या बताया जाए ना। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरा है कि लैंग्वेज इज जस्ट वन एस्पेक्ट, सिर्फ वन एस्पेक्ट नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ भाषा। पियाजे ये नहीं कहते कि भाषा जो है वो विकास का पार्ट नहीं है, वो ये नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव है, इसीलिए सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को और भी अच्छे लेवल पे बनाया जा सकता था, फिलहाल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बढ़िया होगा ना। अ टीचर ऑफ क्लास 5, एक क्लास 5 का जो अध्यापक है वो टेल्स अ स्टोरी इन द कॉमन लैंग्वेज, वो कॉमन लैंग्वेज जिसमें सभी बच्चे बोल सकते हैं जिस भाषा को, उस भाषा में स्टोरी सुना रहा है ऑफ द क्लासरूम में। एंड डिवाइड हर क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5 ना, और वो फिर 5 ग्रुप में बच्चों को बांट देती है। एंड सी देन आस्क हर लर्नर टू टेल हर पीयर्स इन लैंग्वेज नोन टू देम। अब वो कहती है कि वो जो भी लैंग्वेज जानते हैं एक दूसरे में क्या करें, उस कहानी की बात करें, ठीक है। लर्नर्स इन ईच ग्रुप टेल द स्टोरी टू वन अनदर। अब सभी ग्रुप के जो एक एक बच्चे होंगे वो एक दूसरे को क्या सिखाएंगे, सुनाएंगे वो स्टोरी अपने ही ग्रुप में ना। तो व्हाट इज़ दिस स्ट्रेटजी नोन एज, इस प्रकार की जो स्ट्रेटजी है वो क्या कहलाएगी। मल्टीलिंगुअलिज्म, ट्रांसलैंग्वेजिंग, बाईलिंगुअलिज्म या ट्रांसलेशन। तो देखिए 23 के अगर सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म है। कॉमन भाषा में तो टीचर बोल रही है लेकिन बच्चे अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज यानी कि पहली जो भाषा अर्जन क्या है, अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द लर्नर, हम बहुत दिमाग लगा के अर्जन करते हैं, अर्जन बात हो रही है। एक्विजिशन तो मैंने पहले बताया कि इसको बिना एफर्ट लगाए, बिना कॉन्शियस माइंड के, बिना दिमाग पे जोर दिए किया जाता है। अ मेजर स्कूल एक्टिविटी, स्कूल की एक एक्टिविटी है। डन थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, एक यह नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अ क्लासरूम इन विच चिल्ड्रेन कमर्स विद देयर मदर टंग, यानी कि अपनी भाषा में चीज़ों को सीख रहे हैं। एंड देन आर टाट एडिशनल लैंग्वेज, उसके बाद उन्हें एडिशनल लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है ये सिद्धांत। बायलिंगुअल क्लासरूम, बेसिक क्लासरूम, ह्यूमनिस्ट क्लासरूम, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। 25 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कौन कौन से शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितनी हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।